तो धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर आने के लिए। और आज हम बात करेंगे दो ध्रुवीयताकांक चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो इसके बारे में बताने से पहले आपको बता दें कि यूएसएसआर, जिसकी फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये काफ़ी आता है क्वेश्चन। और इसकी स्थापना 1922 में हुई थी। आपको बता दें रशिया और यूएसएसआर बेसिकली अलग अलग दो हैं। ठीक है, यूएसएसआर जो है वो 14 प्लस रशिया, एक 14 कंट्रीज अलग हैं और रशिया साथ में है। ठीक है, और रशिया जो है आपको एक देश है पता ही है, और रशिया 1917 में जो है आज़ाद हुआ था लगभग, आप ये कह सकते हैं। और उसके 5 साल बाद 1922 में इसका गठन होता है 14 देशों के संगठन के साथ में। ठीक है, 14 देश मिलते हैं जब, तभी इसका गठन होता है सोवियत यूनियन का। ठीक है, तो देखिए जब शीत युद्ध चालू होता है तो उसके बाद 1961 में जो है बर्लिन की दीवार बनाई जाती है। बर्लिन की दीवार बेसिकली एक सिंबल था शीत युद्ध का। ठीक है, दोनों खेमे बटे हुए थे, तो उसके बीच में जो डिवाइडर का काम कर रहा था वो थी बर्लिन की दीवार। ठीक है, एक जर्मनी में, जो जर्मनी की राजधानी वो बेसिकली बीच में पड़ती है, तो वहाँ पर एक पूर्वी खेमा जो था वो आपको पता ही है यूएसएसआर के पास था, पश्चिमी खेमा जो है वो अमेरिका के पास था। तो जो बीच में एक दीवार बनाई गई थी उसको बोलते हैं बर्लिन की दीवार। देखिए बर्लिन की दीवार की एक तस्वीर दी गई है आपकी बुक में, तो ये देखिए बर्लिन की दीवार को ये तोड़ रहे हैं लोग, उसकी तस्वीरें हैं, ये बिल्कुल लाइव हैं। और मैं आपको इसके अलावा एक और तस्वीर दिखाऊंगा अभी। ये देखिए, ये है इसकी तस्वीर, ये देखिए, ये थोड़ा सा पास से ली गई तस्वीर है और यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये जो थी ये आते हैं और ये देखिए। अब हम आपको बताएंगे कि बर्लिन की दीवार, मैंने जिसको बता दिया, आपको याद रखना है बर्लिन की दीवार और यूएसएसआर के बारे में। अब आगे हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सोवियत प्रणाली की। अब देखिए सोवियत प्रणाली क्या है, सबसे पहले उस सिस्टम को जान लेते हैं। सोवियत सिस्टम क्या था। देखिए सोवियत जो है आपको पता है 14 कंट्रीज प्लस जो है रशिया का प्रभुत्व रहता था। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो है समाजवादी व्यवस्था चलती थी। समाजवादी इस व्यवस्था के बारे में अलग से डिस्कस करें, इससे पहले 2-4 बातें जान लेते हैं। देखिए समाजवाद में क्या होता है, एक निजी व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं होती है, राज्य के हाथ में सत्ता होती है। ठीक है, राज्य को महत्व दिया जाता है, राज्य ही सब कार्य के लिए मान्य होता है, राज्य ही सब कार्य करेगा। ठीक है, तो जो राज्य और पार्टी का महत्व दिया जाता था, यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, पार्टी कौन सी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी एकमात्र पार्टी थी जहाँ पर इसका शासन, जहाँ ये शासन करती थी, ये एकमात्र पार्टी थी यहाँ की। ठीक है, यहाँ पर और कोई पार्टी शासन नहीं करती थी। इसके अलावा यहाँ पर बता दें योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, आपको बता दें नियोजित अर्थव्यवस्था थी। यहाँ पर एक नियोजन के साथ चलाई जाती थी, किसी निजी व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं थी। ठीक है, तो समझते हैं सोवियत प्रणाली को। हम सोवियत प्रणाली के ही बारे में बात करें, इसके लिए दूसरी दुनिया को बोला जाता है। इसमें इसके समर्थक देश तो शामिल हैं ही, साथ में सोवियत प्रणाली यानी कि सोवियत सिस्टम के साथ के देश। और ये जो सोवियत सिस्टम जो है उसमें एक और 14 यानी 15 कंट्रीज़ हैं, रशिया प्लस 14 अदर कंट्रीज़, जिसमें बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया वगैरह हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें महाशक्ति है, सभी जानते हैं इसके पास आज भी रशिया के पास सबसे ज़्यादा एटम बम्स हैं। और उस समय भी ये सबसे बेहतरीन सेना थी। आज भी लगभग हर क्षेत्र में रशिया पिछड़ चुका है अमेरिका से, बट आज भी सैन्य शक्ति के मामले में रशिया टक्कर दे रहा है। ठीक है, थोड़ी सी टक्कर है भी। और इसके अलावा विकसित संचार एवं परिवहन था उस समय भी, आज भी है विकसित संचार और परिवहन वहाँ पर। और आपको बता दें कि रशिया जो है बहुत ही बड़ा कंट्री है, बहुत ही बड़ा देश है, और उस समय तो सोवियत यूनियन था तो और भी बड़ा था, तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत भी काफ़ी थी और वहाँ पर था। देखिए ऊर्जा संसाधन, देखिए जब इतना बड़ा लैंड होगा हम लोगों के पास या किसी के पास भी, तो वो बेकार तो नहीं होगा बेसिकली। और जो ऊपर का हम भाग देखें जो जो रशिया में था, तो वो काफ़ी ख़राब था। आपको पता है साइबेरिया वगैरह है, वहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता है। लेकिन बाकी अगर बात करें तो यहाँ पर संसाधन भी काफ़ी थे ऊर्जा के। ठीक है, जो पश्चिमी देश भी जो थे, पश्चिम एशिया के देश, वो भी इससे मिले हुए थे, तो काफ़ी संसाधन भी इसके पास हो गए थे। और देखिए यहाँ पर जब समाजवादी व्यवस्था होती है तो उसमें हम देखते हैं कि शोषण इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, जन कल्याण पर बल दिया जाता है। तो आपको बातें याद रखनी है कि जन कल्याण पर बल। तो हम बेसिकली एक बार रिमाइंड करते हैं। देखिए कुछ हेडिंग्स हो सकती हैं, जैसे कि राज्य और पार्टी को महत्व दिया जाता था और योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो महाशक्ति थी एक बहुत बेहतरीन, और विकसित और संचार एवं परिवहन व्यवस्था, जैसे मैंने आपको बताया, जन कल्याण पर बल दिया जाता था। और इसके अलावा एक था कि संचार, ऊर्जा संसाधन काफ़ी ज़्यादा थे यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, देखिए आगे की बात करते हैं। तो उसके बाद ये देखिए संघ के नेता, देखिए जोसेफ स्टालिन इसमें लिखा हुआ है। तो ये जो थे, ये जोसेफ स्टालिन जिन्होंने जिताया था दूसरा वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो ये काफ़ी तानाशाही प्रवृत्ति के इंसान थे और इन्होंने जिताया था, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन सैन्य शक्ति थी इनके पास, सैन्य कमांडर भी रह चुके थे पूर्व में। ठीक है, इसमें और इसके बाद एक और आपको बात बता दें कि जो उत्तरी कोरिया का तानाशाह किम जोंग,
उसके बाद एक ट्रेन होगी, आप लोगों ने देखा होगा, जो वो कई देशों में ले जाता है, अमेरिका भी गई थी बेसिकली। तो वो जो ट्रेन है वो उसके दादाजी को जोसेफ स्टालिन के दौरा ही दी गई थी। ये बातें बेसिकली पता नहीं होंगी आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा एक है निकिता खुर्शीद। देखिए निकिता खुर्शीद के बारे में हम आगे पढ़ेंगे ही, तो अभी यहाँ पर हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। देखिए गोर्बाचेव के बारे में बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि क्या हो रहा था उस समय पर। देखिए 1945 के बाद में जब कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है, उसके बाद से देखिए अगर तो बिल्कुल अर्थव्यवस्था नीचे गिरी है, ठीक है, यूएसएसआर की। उस समय से लेकर 1991 तक एक भी बार ग्राफ ऊपर नहीं गया है, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, पर मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊंगा अभी, शायद मेरे पास होगा। तो बिल्कुल हमेशा ग्राफ नीचे ही रहा है, ठीक है। तो उस समय काफ़ी ज़्यादा अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही थी। और ये अर्थव्यवस्था कमज़ोर क्यों हो रही थी? देखिए सैन्य शक्ति पर बहुत ज़्यादा खर्च किया जा रहा था, ठीक है। इसके तरीके अगर बात करें तो जैसे बहुत ज़्यादा देशों को दिए जाते हैं, अपने समर्थक जुटाने के लिए भी काफ़ी पैसा खर्च हुआ। देखिए भारत में अगर हम बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी को काफ़ी पैसा दिया सपोर्ट करने के लिए, भारत में भी काफ़ी दिया। और इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज़ की, वो हमारे अंदर मिल जाए गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को, उसमें काफ़ी पैसा खर्च हुआ। क्यूबा को हमने देखा था किस प्रकार ज़्यादा समर्थन दिया था यूएसएसआर ने। तो ये भी विघटन के मैं अभी को कारण बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आगे कारण लिखे भी हो शायद, हाँ ये देखिए क्यों हुआ, आप पढ़ सकते हैं इसको। अभी बात करेंगे लियोनिड ब्रेजनेव की भी। तो उसके अलावा अगर बात करें तो लोकतंत्र और अभिव्यक्ति यहाँ पर थी नहीं, आपको पता ही है, तो काफ़ी प्रदर्शन भी हो रहे थे, तो ये भी वजह बन रहा था, ठीक है। इसके अलावा प्रशासनिक निरंकुशता थी, यहाँ पर जो प्रशासन था वो उतना अच्छा नहीं था। एक पार्टी का शासन था, आपको पता ही है, कम्युनिस्ट पार्टी, और एक व्यक्ति का शासन। आपको बता दें बाद में ऐसा होगा अभी कि जब ये आएंगे गोर्बाचेव, तो वो एक नीति लाते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का 2-3 मेंबर खड़े हो सकते हैं, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के जितने मेंबर चाहें वो खड़े हो सकते हैं। पर उस समय जब ये शासन नहीं आया था 1985 से पहले, क्या था कि जब एक ही कम्युनिस्ट पार्टी अपना मेंबर खड़ा करेगी उसको ही बनाया जाएगा, मतलब कोई आपके पास चॉइस है ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो काफ़ी राष्ट्रवाद और संप्रभुता की भावना है। देखिए रशिया का जो है डोमिनेंस है, देखिए सोवियत यूनियन में रशिया का डोमिनेंस है, ठीक है। तो क्या है, जब एक पावर जो होती है, एक ही देश की बात चलती है, तो बाकी देश तो भाई परेशान होंगे ही। तो उनके अंदर राष्ट्रवाद और संप्रभुता की भावना कि वो अपने फैसले खुद लें, इसलिए वो आज़ादी की भावना आ गई थी उनके अंदर। अब हम एक बात आपको बता देते हैं कि 1979 का वॉर, ठीक है, तो ये लियोनिड ब्रेजनेव से संबंधित भी है, तो सबसे पहले इसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए लियोनिड ब्रेजनेव हैं, बिल्कुल बेकार व्यक्ति हैं ये, मैं कहना नहीं चाहिए पर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो लियोनिड ब्रेजनेव की बात करें तो ये बिल्कुल बेकार आदमी है। और सबसे पहले इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए लियोनिड ब्रेजनेव का क्या था कि लियोनिड ब्रेजनेव राष्ट्र जनरल सेक्रेटरी रहे हैं सोवियत संघ के, और इन्होंने अफगानिस्तान के साथ वॉर हुई थी 1979 में। देखिए जो उसकी यूएसएसआर की आर्मी है उसको बोला जाता है रेड आर्मी, ठीक है, रेड आर्मी है। तो रेड आर्मी को उस समय की सबसे पावरफुल आर्मी थी। आज भी रशिया की आर्मी हम देखते हैं तो काफ़ी पावरफुल है, तो उस समय भी काफ़ी पावरफुल थी। और इसने अफगानिस्तान के रिसोर्सेज और डोमिनेंस दिखाने के लिए आक्रमण किया था उस पर, ठीक है। तो अफगानिस्तान को जो है सपोर्ट दिया गया था पाकिस्तान और जो भी रास्ते उसके आसपास के और अमेरिका के द्वारा। तो अफगानिस्तान ने सोवियत को हरा दिया था। ये आपको बता दें बहुत बड़ी घटना है, सोवियत यूनियन हारा नहीं है आज तक, और अफगानिस्तान जैसे देश में हारा है, ठीक है। तो 10 साल बाद 1989 में गोर्बाचेव ने सेना को बुलाया था और लियोनिड ब्रेजनेव ने सेना को भेजा था। तो ये हार गए थे, तो जनता में काफ़ी वो आ गया था कि इतना ज़्यादा पैसा सैन्य खर्च पर हो रहा है, उसके बाद भी हम जीत नहीं रहे हैं, तो फ़ायदा क्या है इसका, ठीक है। तो अब हम बेसिकली बात करते हैं गोर्बाचेव की नीतियों पर। ये देखिए विघटन के कारण ही मैं सब आपको बता रहा हूँ क्यों विघटन हो गया, ठीक है, सोवियत यूनियन का। तो इसके बारे में हम बात कर ही रहे हैं। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि 1979 का मैंने वॉर बता दिया। अब गोर्बाचेव की नीतियों के बारे में बात करें। देखिए गोर्बाचेव ने सबसे पहले आए तो उन्होंने देखा कि भाई सोवियत सिस्टम पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, बिल्कुल बेकार हो गया था, अर्थव्यवस्था नीचे जा रही थी, सैन्य शक्ति भी नीचे आ गई थी। तो उन्होंने सबसे पहले आकर क्या किया, ग्लासनोस्ट एक नीति चलाई, ग्लासनोस्ट जिसको ओपननेस बोलते हैं। ग्लासनोस्ट उनकी भाषा में था और हम इसको इंग्लिश में ओपननेस या खुलापन कह सकते हैं, ठीक है। तो ओपननेस की उन्होंने चलाई और सभी को अभिव्यक्ति की आज़ादी दी, निजीकरण चालू कर दिया, ठीक है, निजीकरण चालू कर दिया, मीडिया को आज़ादी दे दी गई, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो उन्होंने नीति चलाई पेरेस्ट्रोइका, ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं इसको। तो उन्होंने इसके द्वारा क्या किया, इन दोनों नीतियों के द्वारा खुलापन चालू कर दिया, बिल्कुल निजीकरण की तरफ बढ़ावा देने लगे, और इसके अलावा लोकतंत्र को बढ़ावा मिलने लगा, व्यक्ति की आज़ादी मिलने लगी। तो देखिए क्या हुआ कि जब मीडिया को आज़ादी मिलने लगी तो मीडिया जो है सोवियत यूनियन में रशिया के प्रभुत्व के बारे में गलत और कई ऐसी भावनाएं जो लोगों के अंदर वहाँ पर रिवोल्ट हो रहे थे उनको भी छापने लगा। तो देखिए धीरे धीरे क्या होता है, जब रिवोल्ट को हम देखते हैं तो हमारे अंदर भी रिवोल्ट की इच्छा होती है, जब अगर कुछ हम बुरा महसूस कर रहे हैं, ठीक है, तो वही होता है यहाँ पर। और इसी के साथ जो देखिए अब देखिए विरोध बढ़ रहे हैं, ठीक है,
इसके अलावा एक आपकी बुक में नीति नहीं लिखी हुई है, मैं आपको बता दूं, उस्क्रोनी एक नीति चलाई थी उन्होंने, उस्क्रोनी, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका के साथ में उस्क्रोनी एक नीति चलाई थी जिसके तहत उन्होंने अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी करने का प्रयास किया था बाय प्राइवेटिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटिज्म के द्वारा उन्होंने उस्क्रोनी की नीति चलाई थी, मतलब उसे बढ़ावा देने के लिए। तो ये नीतियाँ जो हैं ये अब जनता, जब देखिए आप, ये मैं आपको उसमें विघटन में ये कारण क्यों बता रहा हूँ, देखिए जनता ने सोच रही थी कि भाई जल्दी जल्दी कार्य हो, पर वो हो नहीं रहा था क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा नीचे आ चुका था सोवियत का ग्राफ। ठीक है, सोवियत के इज्जत का ग्राफ बहुत नीचे आ चुका था, तो इतनी आसानी से तो हम देख नहीं सकते हैं इसको। तो क्या था कि ठीक है, तो क्या होता है, तो जनता चाह रही थी जल्दी, पर ऐसा होता नहीं है, ग्लासनोस्ट उतर गया। और एक बात आपको और बता दें कि गोरबाचेव देते, मिखाइल गोरबाचेव 1985 में जो जनरल सेक्रेटरी बने थे, तो उनका क्या था कि ना उनको जनता का साथ मिला इसलिए, और ना ही उनको अपनी पार्टी का साथ मिला। तो भाई अब तो होना ही है ना विघटन। अब हम बात करते हैं सोवियत संघ के विघटन के बारे में। देखिए ऊपर है एक हेडिंग, जैसा मैंने आपको नहीं बताया, गोरबाचेव और सोवियत संघ का विघटन। ठीक है, देखिए गोरबाचेव इस व्यवस्था को सुधारना चाहते, तो मैंने ये बातें सभी आपको मैंने पहले ही बता दी हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो है इस विघटन के पश्चात क्या परिणाम है। देखिए विघटन के पश्चात आपको ये क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, पर आपको याद रखना है, बेसिकली समझना है आपको। देखिए विघटन हो गया, ठीक है, सोवियत यूनियन खत्म हो गया है। अब तो सबसे पहले तो हो गया शीत युद्ध भी खत्म। ठीक है, सोवियत संघ खत्म हो गया, तो युद्ध में पंगा कौन लेगा भाई, तो क्या होता है, शीत युद्ध यहाँ से खत्म। इसके अलावा दो ध्रुवीयता खत्म हो जाती है। ठीक है, महाशक्ति बचती है एक, कौन, वो भी अमेरिका। ठीक है, अगर सोवियत यूनियन खत्म होगा तो उसके साथ जो 14 राष्ट्र हैं वो भी अलग अलग जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि नए राष्ट्रों का उदय हो जाता है। तो इस प्रकार जो है ये कुछ नए परिवर्तन विश्व राजनीति में आते हैं। ठीक है, तो पूंजीवाद को बढ़ावा मिलने लगता है। ठीक है, शॉक थेरेपी आती है, अभी शॉक थेरेपी के बारे में बेसिकली मैं बताऊंगा आपको। तो ये कुछ बातें होती हैं। इसके अलावा जो बात करें अगर, तो ये मैंने आपको विघटन के बारे में बताया, क्यों हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया है। और मिखाइल गोरबाचेव के बारे में आप समझ गए होंगे, 1985 में जनरल सेक्रेटरी और सोवियत यूनियन बने थे। और उन्होंने, देखिए इसमें लिखा भी है, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की उन्होंने नीतियाँ चलाई थी। इसमें बेसिकली उस्क्रोनी की नीति नहीं लिखी हुई है। और जर्मनी का एकीकरण, देखिए जर्मनी का एकीकरण किसको कहा जाता है, बर्लिन की बॉल गिरी थी जब 1989 में, तो 1990 में इसका जर्मनी का एकीकरण हो गया था, जब दोनों तरफ से खेमा मिल गया था, क्योंकि जर्मनी को ही तोड़ करके आधा जर्मनी उधर और आधा जर्मनी इधर किया गया था। शीत युद्ध को समाप्त किया इन्होंने, सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगा। देखिए मैंने आरोप नहीं है, ये सत्य चीज़ है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सोवियत संघ के घटना चक्र को, तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट नहीं है। और सबसे अब यहाँ पर आते हैं सोवियत संघ के नेता बोरिस येल्त्सिन। देखिए इस बोरिस येल्त्सिन जो है, इन्होंने आखिरी में आंदोलन चलाया गया था इनके द्वारा, और बेसिकली आपको इतना याद रखना है कि ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, ये देखिए लिखा भी हुआ है, उसके पहले राष्ट्रपति थे ये। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी पर बैन लगा दिया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये बात कि सोवियत यूनियन में कम्युनिस्ट पार्टी पर कई जगह बैन लग गया था। अब देखिए विघटन की परिणतियाँ मैंने आपको पहले ही बता दी है कि विघटन किस कारण से हुआ, और अब विघटन के पश्चात मैं परिणाम भी आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं कि क्या हुआ था कि जो शॉक थेरेपी अपनाई गई, जो शॉक थेरेपी के बारे में अब जानते हैं। देखिए शॉक और थेरेपी, शॉक थेरेपी के बारे में, पहले इंग्लिश वर्ड है ये, तो इसका मतलब होता है आघात देकर जो है मरहम लगाना, आघात देकर आराम पहुंचाना, है ये कह सकते हैं मरहम लगाना। ठीक है, तो इसके तहत क्या हुआ था कि जो आपको पता है साम्यवादी देश थे, समाजवादी देश थे, ये जो भी यूएसएसआर के देश थे, यूएसएसआर टूट गया, तो क्या हुआ कि ये जो सारे देश थे ये पूंजीवाद की तरफ बढ़ गए। अब जो समाजवाद से और साम्यवाद से इन देशों का पूंजीवाद की तरफ जाना ही क्या कहलाता है, शॉक थेरेपी। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि पहले इन्होंने जो आघात पहुंचाया गया उनको फिर आराम देने के लिए ये अपनाया गया था। पर इसको भाई देखिए अब ऐसा लग रहा होगा आपको कि पूंजीवाद जो है अपनाया जाएगा इनके द्वारा, तो क्या होगा, अभी मज़ा आ जाएगा इनको, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। अभी देखिए आप, सबसे पहले क्या हुआ, शॉक थेरेपी जैसे ही अपनाई गई तो अर्थव्यवस्था बिल्कुल बेकार हो गई। ठीक है, सबसे ज़्यादा असर पड़ा इसका रशिया पर। ठीक है, रशिया ने भी आपको बता दें कि पूंजीवाद अपना लिया था बाद में, तो देखिए रशिया की अर्थव्यवस्था बिल्कुल तहस नहस हो गई। देखिए जब आप बिल्कुल एक प्लानिंग के साथ अपनाते हैं तो नहीं होता है, लेकिन आप एकदम समाजवादी व्यवस्था थी, समाजवादी सभी गुण थे आपके पास, समाजवादी नीतियों का आपके पास एक्सपीरियंस था, तुरंत आप पूंजीवाद की तरफ जाएंगे तो बिल्कुल आपको कुछ भी पता नहीं है, आपकी जो हम कहें ब्यूरोक्रेसी है उसको भी इतना ज़्यादा नहीं पता है, तो अर्थव्यवस्था नष्ट होने लगी, धीरे धीरे सब कुछ बेकार हो गया, उद्योग बिक गया। 90% ऑफ द
जो हमारे उद्योग थे, 90% जो उद्योग थे वो सब बिक गए, ठीक है, बहुत ही कम दामों में निजी हाथों में चले गए। जब निजीकरण था और बहुत ही कम दामों में बिके, सरकार को बहुत नुकसान हो गया। इसको इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल भी बोला है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल बोला जाता है शॉक थेरेपी के बाद। 90% जो उद्योग थे, 90% से भी ज़्यादा उद्योग जो थे बिक गए थे रशिया के, या कहें कि सोवियत यूनियन के। रशिया सोवियत यूनियन दोनों के बिक गए थे। इसके अलावा बात करें तो जो है बैंकों का कर्ज, बैंक में बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था। और जो रशिया की लगभग मैं बताऊं आपको 1500 लगभग बैंक्स थी, और लगभग 800 से भी ज़्यादा बैंक जो थी उस समय कर्जदार थी। और बैंकों के अलावा अगर बैंक में जो बैंकों के अलावा कंपनी और शेयर धारक भी बहुत पूरी तरीके से दिवालिया हो गए थे। दिवालिया का मतलब होता है इंसॉल्वेंट, यानी कि जो है उनके पास कर्ज हो गया था, यानी कर्ज ले लिया था इतना ज़्यादा। इसके बाद बात करेंगे तो आयात बढ़ाना पड़ा। भाई जब सरकार बिल्कुल बेकार हो चुकी है, मतलब सरकार का मतलब अर्थव्यवस्था बेकार हो चुकी है, उद्योग बिक चुके हैं, सब कुछ खराब हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? आयात बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो आयात बढ़ाना पड़ा। देखिए पहले आपको बता दें, यूएसएसआर में जो है जो आयात होता था वो खाद्यान्न का बहुत ज़्यादा होता था। उसके अलावा क्या हुआ, फिर आयात और बढ़ाना पड़ गया। अब रूसी मुद्रा में गिरावट है। जो रूसी अर्थव्यवस्था गिरेगी तो आपको पता ही है कि रूसी मुद्रा गिरेगी। रूसी मुद्रा कौन सी है? रूबल, ठीक है। तो रूबल में भी बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है। अब जो है संसदीय व्यवस्था में गिरावट। देखिए जैसे ही हम कहें कि पूंजीवाद को अपनाया गया तो लोकतंत्र भी साथ में अपनाया गया। देखिए लोकतंत्र भी अपनाया गया। देखिए अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा अभी बेसिकली सब कुछ। तो क्या होता है कि बैंकों का मैंने आपको बता दिया है कि संसदीय व्यवस्था का गिरावट आ जाती है। क्यों आ जाती है? देखिए जब पूंजीवाद, मैंने आपको बताया कि पूंजीवाद अपनाया गया तो लोकतंत्र भी अपनाया गया। तो लोकतंत्र पाने के बाद क्या हुआ, लोगों ने संविधान बनाए खुद, ठीक है। उज्बेकिस्तान वगैरह की बात करेंगे तो 20-20 साल खुद ही राष्ट्रपति बने रहे। जो राष्ट्रपति जिन्होंने आज़ाद कराया, यानी कि राष्ट्रवादी नेता, वो 20 साल खुद ही राष्ट्रपति बन गए। तो ऐसा भी हुआ, और इससे क्या हुआ कि राष्ट्रपतियों को बहुत ज़्यादा शक्ति मिल गई और संसदीय व्यवस्था का अपमान हुआ, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक ये CIS के बारे में दिया हुआ है। CIS आपको याद रखना है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। ये आ जाती है कई बार फुल फॉर्म, ठीक है। CBSE में ज़्यादा आती है, तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बता ही दिया है। आगे चलते हैं। शॉक थेरेपी के बारे में मैंने आपको बताया। देखिए एक क्वेश्चन है इसका, देखिए मुझे आघात तो दिख रहा है लेकिन उपचार कहाँ है? हम इतने बड़े बड़े जुमलों में क्यों बोलते हैं? देखिए मैंने इसके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ कि देखिए आघात तो दिख रहा है, लेकिन देखिए आघात उपचार दिखेगा, उपचार दिख नहीं रहा है, सही बात है। और आघात तो दिखा, पर बात यह है कि उपचार इस होने अगर आप प्लानिंग के साथ करते तो उपचार भी दिखता, परंतु यहाँ प्लानिंग के साथ नहीं हुआ। आपको बता दें इसका उदाहरण है चाइना। चाइना ने प्लानिंग के साथ की थी, शॉक थेरेपी नहीं किया, प्लानिंग के साथ बिल्कुल जो है इसको अपनी व्यवस्था को पूंजीवाद में बदला। अब आगे वो भी आप समझेंगे तो उसकी आप कह सकते हैं उदाहरण एक अच्छा उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रूस में कुल 1500 बैंक्स थी। मैंने आपको बताया 800 से ज़्यादा बैंक दिवालिया हो गई थी, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ सब कुछ। और अब देखिए संघर्ष और तनाव के आगे चलते हैं। देखिए संघर्ष और तनाव की बात करें तो सीधे मैं ये हेडिंग खोल देता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। संघर्ष और तनाव की बात करें तो चेचन्या और दागिस्तान जो तो क्षेत्र है उनमें होता है क्या, बहुत ज़्यादा आंदोलन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हिंसा हो जाती है। अब ये होती क्यों है, ये भी आप उससे पीछे से रिलेट करिए कि इतना ज़्यादा वहाँ पर आपको पता है कि जो लोकतंत्र के और अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई थी, उसके तहत क्या हुआ कि वहाँ पर इतना ज़्यादा मीडिया और जो पत्रकार थे वो एक्टिव हो गए कि वहाँ पर ज़्यादा विद्रोह होने लगा, रिवोल्ट होने लगा, सभी के पास तक खबरें पहुँचने लगी, संचार साधन। और अभिव्यक्ति की आज़ादी के कारण चेचन्या दागिस्तान में बढ़े थे विरोध। ये चेचन्या दागिस्तान आपको पता है रशिया के ही क्षेत्र है, यानी ठीक है। तो तजाकिस्तान में 10 वर्ष तक आपको पता है कि जो है शीत युद्ध चला, वो शीत युद्ध में कह गृह युद्ध चला था, ठीक है। तो इसके अलावा अगर बात करें अज़रबैजान का नगरोनो प्रांत था, में भी मुझे याद नहीं है, नगरोनो प्रांत जो था वो जो है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा विरोध हो गए थे सत्ता के खिलाफ, ठीक है। अज़रबैजान के बारे में एक बात बता देते हैं कि अज़रबैजान के जो राष्ट्रपति हैं इस समय इल्हाम शायद, वो इस समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख हैं, ठीक है। गुटनिरपेक्षता जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, उसके जो इस समय अध्यक्ष हैं वो कौन है? अज़रबैजान के राष्ट्रपति। और इस बार वही बैठक हुई है 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। तो कोरोना काल में 2020 में अज़रबैजान में ही गुटनिरपेक्षता की बैठक हुई थी, यानी गुटनिरपेक्षता की बैठक मतलब वहाँ नहीं हुई थी, ऑनलाइन हुई थी बेसिकली, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। पर अज़रबैजान जो है वो वहाँ पर चीफ था उसका, ठीक है।
जॉर्जिया में दो प्रांतों में हुआ था। जॉर्जिया को आपको पता ही है, जॉर्जिया में तो पहले से ही राष्ट्रवादी आंदोलन बहुत ज़्यादा तेज हो गए थे जब यूएसएसआर टूटने वाला था। ठीक है, यूक्रेन की बात करें या फिर हम बात करें पश्चिमी से किर्गिस्तान की, मध्य एशिया में, और जॉर्जिया में मैंने आपको बता ही दिया। जॉर्जिया में बेसिकली ये जो है ये सभी सत्ता के विरोध में आंदोलन हो रहे थे। तो आपने समझा कि किस प्रकार ये देखिए ये हुआ। और इसके बाद हम बात करते हैं उज्बेकिस्तान में। अब देखिए हम आखिरी दो टॉपिक्स पर जा रहे हैं। देखिए मैं अभी आपको रिलेट करवाऊंगा उज्बेकिस्तान में भारतीय फिल्मों की धूम। भारतीय फिल्मों की धूम उज्बेकिस्तान में नहीं, बहुत क्षेत्रों में है। मैं आपको सभी कुछ अभी बताने वाला हूँ। अब देखिए हम बात करेंगे भारत और सोवियत यूनियन के रिलेशंस के बारे में। देखिए बेसिकली ये क्वेश्चन काफ़ी आता है एग्जाम्स में, भारत और सोवियत यूनियन के रिलेशंस या भारत और तो यूएस उसके रशिया के रिलेशंस। तो आप इसे कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत और सोवियत संघ के रिलेशंस। ठीक है, तो बात करते हैं अगर, तो कई क्षेत्रों में आप लिख सकते हैं इसको। सबसे पहले आप हेडिंग डाल सकते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में। देखिए राजनीतिक क्षेत्र की अगर बात करें तो सोवियत यूनियन और भारत के रिलेशंस अगर पूरा टोटल ओवरऑल हम बोलें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिलेशन, अच्छे नहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिलेशंस थे। और अभी हम समझेंगे क्या क्या किया है सोवियत यूनियन, हम बहुत ज़्यादा ऋणी है इसके, आज भी मैं कहूँगा इस बात को। ठीक है, तो राजनीतिक रूप से बात करें तो कई बार कश्मीर मुद्दे पर लगभग 7 से 8 बार मेरे पास कुछ आर्टिकल्स हैं, उसमें लगभग 7 से 8 बार लिखा था जहाँ पर भारत का साथ दिया था सोवियत यूनियन ने। बिल्कुल अपना वीटो लगा दिया था, अपना पाकिस्तान के विरुद्ध कई बार उसने वीटो लगाया है अपना सोवियत यूनियन ने। ठीक है, तो भारत का साथ दिया है कई बार। ठीक है, और परमानेंट मेंबर है तो काफ़ी ज़्यादा पावर भी है इसके पास। ठीक है, तो राजनीतिक रूप से कई बार साथ दिया है, विश्व मंच पर भारत की कई बार इज्जत बढ़ाई है सोवियत यूनियन ने उस समय, तो भारत कमज़ोर था। इसके अलावा अगर बात करें आर्थिक क्षेत्र पे, देखिए आर्थिक क्षेत्र में भारत की बहुत ज़्यादा मदद की है। और व्यापार के मामले में अगर बात करें तो व्यापार में भी काफ़ी सहायता करी है, कई चीज़ों का आयात कराया है भारत में। और इसके अलावा उस समय व्यापार किया जब भारत के पास 1991 के करीब, आपको बता दें जब 1980 के करीब भारत के पास जो है फॉरेन एक्स यानी कि विदेशी मुद्रा की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, तब भी इसने मदद की थी। और रुपए को आधार बना के, आपको बता दें दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो रुपए को आधार बना के भारत से व्यापार करता हो आज या पहले कभी किया हो। एकमात्र कंट्री कौन थी? सोवियत यूनियन। ठीक है, यानी रशिया जो है उसमें डोमिनेंस था। ठीक है, तो रशिया के जो है नेतृत्व में ऐसा हो रहा था। तो ये हम समझ सकते हैं कितना अच्छे रिलेशंस थे भारत और सोवियत यूनियन के। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें सैन्य शक्ति के मामले, कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको भी काफ़ी ज़्यादा मदद की थी और इसके कारण आर्थिक नुकसान हुआ, परंतु देखिए क्या मदद की है। ठीक है, सोवियत यूनियन ने। उसके अलावा हम बात करें अगर सैन्य क्षेत्र में, तो सब देखिए सैन्य क्षेत्र में तो उस समय मदद की थी कि 1965 की अगर वॉर की बात करें तो भी अमेरिका ने जो है और फ्रांस ने, दोनों ने ही पाकिस्तान की मदद की थी। ठीक है, दोनों ही जो आपको पता है नाटो मेंबर थे, और फ्रांस, अमेरिका और तीन जो पाकिस्तान है वो तीनों एक ही गुट के थे। तो भारत और गुटनिरपेक्षता से संबंधित था, तो दोनों ही देशों ने मिलकर, तीनों ही देशों ने मिलकर आक्रमण किया, ऐसा समझिए। लेकिन उस समय सोवियत यूनियन ने हमें पावर दी। सोवियत यूनियन ने, अमेरिका ने तो एक समय गेहूं का आयात भी रोक दिया था, परंतु भैया वाह वाह वाह, सोवियत यूनियन ने उस समय भी हमारी मदद की थी। 1971 में तो जब दुनिया भी हमारे साथ नहीं थी, जब कई जगह भारत का विरोध होने लगा था, खुद जो है नाम के मेंबर्स जो है विरोध कर रहे थे, परंतु सोवियत यूनियन ने तब भी अपनी सैन्य शक्ति से भारत को जितवाया था। संस्कृति की बात करें, अब हम सीधे आते हैं संस्कृति पे। देखिए ऊपर हमने देखा कि अभी एक टॉपिक मैंने ऊपर देखा, ये दिखाते हैं मैं आपको। देखिए उज्बेकिस्तान में भारतीय फिल्मों की धूम, ये देखिए उज्बेकिस्तान में भारतीय फिल्मों की धूम। ठीक है, अब उज्बेकिस्तान आपको बता दें कि ये उस समय सोवियत यूनियन के ही अंतर्गत आता था, और उज्बेकिस्तान जो है सोवियत संघ का ही एक राष्ट्र था, मतलब सोवियत संघ के ही अंतर्गत आता था, गुट में शामिल था। और अब हम बात करते हैं तो क्या हुआ था सांस्कृतिक क्षेत्र में, सोवियत यूनियन और जो है बहुत अच्छे रिश्ते थे। राज कपूर का आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। अमिताभ बच्चन भी बहुत ज़्यादा फेमस है। एक बार आपको बताएं कि विदेश मंत्री जो थे, जो उसके विदेश मंत्री रहे थे, अरे एडवर्ड वेंडेज, मैंने आपको कल भी उनकी एक टिप्पणी बताई थी, तो उन्होंने जब एक बार वार्ता की थी तो उन्होंने अमिताभ बच्चन और राज कपूर का हाल पूछ दिए थे। तो ऐसी भी कई चीज़ें हुई हैं, और भारतीय फिल्म वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कैसेट्स बिकती हैं, कैसेट जो होती हैं उसकी काफ़ी ज़्यादा बिकती हैं। तो ये भी बातें हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा भारतीय गाने भी वहाँ पर फेमस हैं, भारतीय गीत जो है, भारतीय राग, यहाँ तक कि जो भारत के लोग राग गाते हैं, जो हमारे भारत खंडे के राग हैं, वो भी काफ़ी फेमस हैं। कहाँ पर? यूएसएसआर में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दोनों ही
इसमें लिखा हुआ है सोवियत और अमेरिका दोनों खेमों के शीतयुद्ध के दौरान 5-5 देशों को चुने। मैं आपको ये बात बता देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, सोवियत यूनियन की अगर बात करें तो ये पोलैंड लिख सकते हैं आप, उसके अलावा जॉर्जिया, यूक्रेन, बेलारूस और क्यूबा। ठीक है, अमेरिका की बात करें फ्रांस, ब्रिटेन, पुर्तगाल, इटली और पाकिस्तान। ठीक है, तो ये सभी देश कौन थे? अमेरिका के साथ में, अमेरिका के गुट में थे। अब पूरे साम्राज्यवादी देश और भारत की बात करें तो काफ़ी यूक्रेन, बेलारूस, इनके साथ भी संबंध भारत के बहुत अच्छे हैं। और ऊर्जा संसाधन की बात करें यहाँ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो भारत लगातार उनसे अच्छे व्यापारिक संबंध भी हैं। कुल मिला के बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध है जो साम्यवादी देश जो हैं। और बात करेंगे सोवियत यूनियन के भी जो 14 देश थे, और रशिया के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध है। रशिया ने तो हमारी बहुत मदद की है, मैं फिर से एक बार रशिया के लिए धन्यवाद कहूँगा अपने चैनल के माध्यम से। तो काफ़ी अच्छा कंट्री रहा है रशिया, और परंतु अब ये टूट चुका है और लगातार इसकी इकॉनमी गिरती जा रही है। तो मैं कहूँगा कुछ ज़रूर इसके लिए किया जाए। ठीक है, तो इसके अलावा हमने आज बात करी बेसिकली कुछ टॉपिक्स पर, जैसे वर्लिन की दीवार। आप लिख सकते हैं इन क्वेश्चन को, अगर आप ये क्वेश्चन जानते हैं तो समझ लीजिए आपको चैप्टर समझ में आ गया है। यानी वर्लिन की दीवार, सोवियत प्रणाली, विशेषताएं, विघटन, कारण व परिणाम। ठीक है, विघटन के कारण क्या थे, परिणाम क्या थे। इसके अलावा शॉक थेरेपी के परिणाम क्या है, और संघर्ष और तनाव क्या रहा इन क्षेत्रों में। इसके अलावा भारत, रूस और भारत यूएसएसआर के बीच के संबंध के बारे में। ठीक है, भारत, रूस और भारत यूएसएसआर फिजिकली बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं, और आज भी रशिया के साथ बहुत ही अच्छे संबंध है भारत के। भारत ने 1971 में, आपको बताया 1991 तक के लिए 20 ईयर की फ्रेंडशिप साइन की थी। इसके अलावा 1991 में जो है, नहीं मैं 2003 की बात है, 2003 में लगभग 80 के करीबन समझौते हुए थे भारत और रशिया के बीच में सामरिक स्तर पर, यानी कि युद्ध के क्षेत्र में। इसके अलावा अगर हम एक और बात बताएं, भारत ने भी कुछ किया है। देखिए, आपको बताएं कि भारत सैन्य हथियार खरीदता था। अभी हाल ही की मैं बात बता रहा हूँ 2017-18 या 19 की करीबन की। तो भारत जब सैन्य हथियार खरीदता था तो अमेरिका का काफ़ी दबाव बन रहा था कि अमेरिका कई जो है व्यापार में उससे प्रतिबंध लगा देगा, कई व्यापार के टैक्स बढ़ा देगा अगर वो जो है निश्चित हथियारों को अगर वहाँ से रशिया से लेगा। लेकिन भारत ने उसके बाद भी रशिया से लिए थे और उनकी धमकी को धमकी बना के रख दिया था, जो ट्रंप महोदय हैं उनकी धमकी। तो ये बातें हैं दोनों ही रिलेशंस के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी हमारे रिलेशंस सुधरेंगे, किसके साथ में, रशिया के साथ में। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और अब अगले चैप्टर में जब मिलेंगे तो हम बात करेंगे अगले चैप्टर के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।